नाजरीन आदाब। प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उज़मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके मुस्तकबिल को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ हम आपको अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि एक ऐसी मशहूर शख्सियत से भी रूबरू कराते हैं जिससे मिलकर आप भी आगे चलकर कामयाबी की मिसाल बन सकें। नाजरीन, आज हम आपको लॉ यानी कानून से मुंसलिक फील्ड के बारे में अहम जानकारी देंगे, लेकिन आइए उससे पहले इस पैकेज के जरिए जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे अदालत से लेकर कॉरपोरेट तक ये फील्ड नौजवानों के लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन साबित हो रही है। हिंदुस्तानी जमहूरियत का अहम सतून है अदलिया। यही अदालती निज़ाम न सिर्फ तनाज़ात को हल करता है बल्कि इंसाफ को बरकरार रखने को भी यकीनी बनाता है। इसी निज़ाम का अहम हिस्सा बनने की राह हमवार करता है लॉ प्रोफेशनल कोर्स। लॉ प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद अक्सर कई लोगों को लगता है कि आप सिर्फ वकील बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉ करने के बाद वकील बनने के अलावा भी कई ऑप्शन आपके पास होते हैं। ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई शोबा ऐसा नहीं है जहां कानून के जानकार यानी लॉ ग्रेजुएट की ज़रूरत पेश ना आती हो। एक वकील से जज तक बनने की राह हमवार करने वाले इस मैदान के नए दौर में कॉरपोरेट वर्क कल्चर भी सामने आया है। कानून के सिलेबस की बात करें तो इसमें क्रिमिनल लॉ, कॉरपोरेट लॉ, पेटेंट कानून, साइबर लॉ, फैमिली लॉ, बैंकिंग लॉ, टैक्स लॉ इसके अहम हिस्से होते हैं। कानून का मैदान एक ऐसा मैदान है जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में नौकरियों के काफ़ी अच्छे इम्कानात हैं। इस फील्ड में कामयाबी की राह तभी हमवार होती है जब आप में खूब पढ़ने की आदत होने के साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल हो। वहीं ऐसा मैदान है जहां कामयाबी चंद दिनों में ही नहीं मिल जाती है, क्योंकि इसमें काम के तईं पूरी लगन और लॉयर बनने के लिए पुरअज़्म होना बहुत ज़रूरी है। मुख्तसर वक्त में केस को सही तरीके से एनालाइज और समझाने की काबिलियत लॉयर्स के लिए ज़रूरी शर्तें हैं। मुल्क में कानून की तालीम देने वाले इदारों में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अहम हैं। मुल्क में लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को क्लैट, AILET, LSAT इंडिया जैसे एग्ज़ाम देने होते हैं। लगभग हर शोबे में लॉ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस मैदान में कैरियर के इम्कानात काफ़ी बढ़ गए हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक लॉ यानी कानून की फील्ड को समझ लिया होगा, लेकिन इस फील्ड को और बारीकी से जानने के लिए आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्री कृष्ण देवा राव। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि अक्सर लोगों को लगता है कि लॉ कोर्स करने के बाद आप सिर्फ वकील बन सकते हैं। इस गलतफहमी को आप किस तरह से दूर करना चाहेंगे? लीगल एजुकेशन का उद्देश्य यही है, पहले वकील बनना है। वकील बनना ही लीगल एजुकेशन का कंप्लीट ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। Legal education throws open several fascinating opportunities. हमको अच्छा लॉयर चाहिए, अच्छा जज चाहिए, अच्छा पॉलिटिशियन चाहिए, अच्छा सिविल सर्वेंट चाहिए, अच्छा बिजनेस पर्सन्स भी चाहिए, अच्छा विमेंस लीडर्स चाहिए। तो उसी लिए लीगल एजुकेशन ये मेडिकल एजुकेशन से, इंजीनियरिंग एजुकेशन से इतना वेराइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकता है। एंड अगर देख लिए तो भारत देश में, विदेश में, यू नेम एनी पर्सनालिटी विच इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो लॉयर ही है। नेल्सन मंडेला को देखो, बाराक ओबामा को देखो, गांधी जी को देखो, जजेस, लॉयर्स, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, कंप्लीटली द लॉयर। लीगल एजुकेशन में हमारा एक उद्देश्य होता है, वी विल प्रिपेयर द स्टूडेंट्स हाउ टू थिंक लाइक ए लॉयर।
एंड ऑल्सो हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, वो एक है। सर ये तो बात रही लॉ और लॉयर की। अगर हम जानना चाहें कि लॉ की अलग अलग शाखाएं कौन सी हैं और आज के नौजवानों को किस किस अलग लॉ कोर्सेज में तालीम दी जा रही है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? हम इसको बोलते हैं ब्रेड एंड बटर कोर्सेस, वो हर जनरेशन में होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर्टिकुलरली, क्रिमिनल लॉ, लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, ये सब ओल्ड कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स है। अभी इमर्जिंग है कंपटीशन लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं अभी बहुत सारे लॉ स्कूल्स में आईआईटी दिल्ली के साथ हम जो कर रहा है, हमारा नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन में ऐसा होता है, लॉ, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, अकाउंटेंसी विल मर्ज टुगेदर। ये जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, उसका ज़्यादा नहीं होगा। ऑल दीज हैव टू मर्ज टुगेदर। सो टेक्नोलॉजी इज एमर्जिंग, artificial intelligence is emerging, digital forensic is emerging. So these are all the contemporary areas, and in national law universities, ये इतना अच्छा centers of excellence है इंडिया में, वो एक conscious efforts बनाता है to merge interdisciplinary and to make students more interesting, no challenging. क्लासरूम में ऐसा होता है, we don't teach a monologue. In fact, we encourage the students to challenge us, ask questions, then only we will come out. That is what a skill of a lawyer. सर साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे मुल्क में कौन कौन से लॉ एग्ज़ाम्स होते हैं जो ग्रेजुएशन पर लेवल पर हैं, और अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं और इसमें किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है? प्राइमरीली दो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है ये NLUs में एडमिशन लेने के लिए। हमारा NLU दिल्ली में ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, AILET आईलेट बोलते हैं, ये हर साल फर्स्ट संडे मई में हम करते हैं। हमारा बाद नेक्स्ट संडे में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, अब अबाउट 24 NLUs है, उसके लिए और सेपरेट एग्ज़ाम होता है। दोनों एग्ज़ाम में हम इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करते हैं, लैंग्वेज कैपेबिलिटी, एबिलिटी, करेंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, वेरी सिंपल अराउंड 20 क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, वो क्लैट में होता है, और टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड। सिंस लास्ट ईयर 2021 तक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, AILET सेम पैटर्न एग्ज़ाम था। इस साल हम आईलेट का सिलेबस चेंज किया, हम मैथमेटिक्स निकाल दिया। सेकेंड, हम इंग्लिश है, अभी इंग्लिश लैंग्वेज का है, करेंट अफेयर्स है, और लीगल एप्टीट्यूड भी सिंपल किया। क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, वो एडमिशन आने के बाद वो पढ़ सकते हैं। So there is no need to ask questions like this in the admission test. तो हम ये थोड़ा इनोवेशन किया है एग्जामिनेशन में। हमारा एग्ज़ाम 1.5 hour 150 क्वेश्चंस होता है, प्राइमरली 3 मेजर सेक्शंस, क्लैट में 5 पार्ट्स होता है, and they have about 150 questions, 2 hours exam. Okay sir, so these are all objective questions? These are all objective questions. There is a negative marking भी होता है। सर साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ के जो कोर्सेज हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है और किन किन एरियाज़ पे फोकस किया जाता है, साथ ही क्या आप इसमें ट्रेनिंग या फिर कहें कि इंटर्नशिप भी देते हैं स्टूडेंट्स को? पहला है करिकुलम, जो वो हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। कोर्सेस, फाउंडेशनल कोर्सेस बोलते हैं, देन प्रैक्टिस ओरिएंटेड कोर्सेस बोलते हैं हम, क्लिनिकल कोर्सेस बोलते हैं हम, सिमुलेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सेमिनार कोर्सेस 4th and 5th year. I think NLU Delhi, one of the significant feature is we got several number of 4th 5th year में सेमिनार कोर्सेस में बहुत सारे एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द लॉ फॉर्म्स दिल्ली में वो ऑफर करता है। ये यूनिक अपॉर्चुनिटी दूसरा लॉ स्कूल में नहीं है।
I would rate that 4th and 5th year seminar courses very highly remarkable courses which practice oriented वो होता है. So ये 4-5 types of courses primarily होता है. हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन मेथड है हर लॉ स्कूल्स में. हम केस मेथड यूज़ करते हैं. ये अमेरिकन मेथड ऑफ लर्निंग वेयर इफ आई वांटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट प्राइवेसी, इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ नहीं देख के पुट्टुस्वामी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पहली बार प्राइवेसी कैसा इंटरप्रेट किया, वहाँ से शुरू करते हैं. फैक्ट्स क्या है, कैसे डिसाइड किया, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स, डू वी हैव ए राइट टू प्राइवेसी, हाउ द कोर्ट इज इंटरप्रिटेड. एंड हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं वहाँ से सब स्टॉप नहीं होना है, उससे आगे जाके क्वेश्चन करना. वाई दिस पर्टिकुलर जज डिसाइडेड लाइक दिस, वाई नॉट इन 1980s, why only 2022, 2021 Supreme Court is deciding. So political context, economic context, sociological context, historical context, ये सब जाके इसको challenge भी करना. And we should compare privacy judgment of the Indian Supreme Court, compare with the American Supreme Court, compare with the Australian Supreme Court, Canadian Supreme Court. So what is required is a critical thinking. Law में हमारे कॉन्शियस एफर्ट है दैट टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग. सर ये तो बात रही कोर्सेज की, उनके स्ट्रक्चर की. अब अगर हम करियर की बात करें तो लॉ कोर्स करने के बाद किस तरह के करियर ऑप्शंस हैं, अगर सिर्फ वकील ना बनना हो, खासतौर से अगर कॉरपोरेट करियर ऑप्शंस को जानना चाहें, और इनमें किस तरह की ग्रोथ है? बहुत ऑप्शंस है. पहले तो मैं बोला हमारे ये जो लॉ स्कूल्स NLUs 1980s में बहुत चर्चा हुआ था. हमारे पास बहुत अच्छे लॉ कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेजेस है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस है. दिल्ली यूनिवर्सिटी देखो, बनारस देखो, अलीगढ़ देखो, कलकत्ता, मद्रास. बट दे रियलाइज दैट प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन थोड़ा मिसिंग है. उसीलिए 1980s में बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक कमिटी बनाया. लकीली राम जेठमलानी वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी. एंड देन वो सोचा है एक प्रोफेशनल बैच इंजीनियरिंग डिग्री 4 साल होता है, उसको ऑटोनॉमी होता है, IITs होता है सेपरेट. सो सिमिलरली ऐसे हम प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन को लाइक हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल, ऐसे वाई डोंट वी गिव ए मोर इम्पॉर्टेंस एंड एक्सक्लूसिवली प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन. ऐसा NLUs आ गया. NLUs आने के बाद ये दिस varieties of opportunities are coming up. That's the reason you could see every year lakhs of students are appearing for the either common law admission test. हमारे 120 seats graduation के लिए more than 20,000 will appear. There's about 1 lakh will appear for 5,000 seats. So इतना challenging है. Getting admission in the NLUs is very difficult. So therefore opportunities be first. हमारे when NLUs first started, we want all of them to come to the practice. अच्छा lawyer, then judges. Many people are now entering into the judges. Corporate law इतना globalization के बाद इतना opportunities आ गया. So corporate law में suddenly fascinating students तो when they go, they will go early morning 9 बजे ऑफिस को चले गया, early morning 2 बजे घर आता है. They are exhausted within 5 years. But there is a trend. Corporate law fascinating है. वहाँ से थोड़ी दिन करने के बाद प्रैक्टिस में आना है. जुडिशरी बन रहा है, जर्नलिज्म में आ रहा है, फिल्म प्रोडक्शन में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, पब्लिक सर्विस में भी आ रहा है. एंड देन आई वांटेड देम टू कम. नेता भी बनना है, अच्छा नेता चाहिए, सरपंच से चाहिए, MLAs चाहिए, MPs चाहिए. गुड गवर्नेंस इज ओनली विद दिस यूथ हैव टू कम अप. सो आई जनरली एडवोकेट दैट लायर बनो. अगर लायर नहीं है तो कॉर्पोरेट लॉ में 5 years काम करो और आ जाओ, 10 साल काम करो, सीख लो और आ जाओ. देन यू हैव टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ एज ए लायर. बट बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है इसमें. सर यकीनन आपसे बात करने के बाद लग रहा है कि लॉ खुद में एक बहुत बड़ा फील्ड है और इसमें ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं. अब ये जानना चाहेंगे कि लॉ का कोर्स करने के लिए नौजवानों में किस तरह की स्किल्स की ज़रूरत है, किस तरह की काबिलियत उनमें होनी चाहिए? फर्स्ट रीडिंग स्किल्स चाहिए.
voracious reading. That's what कोर्ट में बोलते हैं learned brother, learned judge. Learned means really वो पढ़ना है. So first is reading, thinking, writing, reflecting. All these are the basic skills. अगर ये skills को ज़रूरत नहीं है, ला में नहीं आना है. Because you have to read many things. You have to read the law, how it operates. Evidence बहुत सारा होता है, उसको पढ़ना, उसको समझना, and then you have to prepare, particularly trial court lawyer. बहुत सारे I have seen even the lawyers जिसका ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिस है, वो जजेस बन गए तो they will do performance of their is extremely good. So ये ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिस से ये इम्प्रूव होता है. सर, अगर हम बात करें रिसर्च की, तो जो दूसरे मुल्कों में लॉ को लेकर रिसर्च हो रही है, उसके मुकाबले हमारे देश की रिसर्च को आप किस तरह से देखते हैं और कितना मुतमईन हैं आप इस रिसर्च से? रिसर्च हम और भी लीगल रिसर्च में वी हैव टू डेवलप मच मोर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. NLU दिल्ली के बारे में वी हैव वेरी गुड रिसर्च सेंटर्स. हमारे प्रोजेक्ट 39 ये एक डेथ पेनाल्टी उसके बारे में पहली बार इंडिया में बहुत सारा रिसर्च किया और डॉक्यूमेंटेशन भी किया. उसके साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज, हाउ इट विल इम्पैक्ट सेंटेंसिंग, वो भी लेटेस्ट हमारा रिपोर्ट है, मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ डेथ रो प्रिजनर्स. और हमारा सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड गवर्नेंस, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, नेट न्यूट्रलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर है, वो भी अच्छा काम कर रहा है. और कॉर्पोरेट लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस, ये इश्यूज में बहुत सारा रिसर्च हो रहा है. बट स्टिल वी लैग बिहाइंड एम्पिरिकल फील्ड बेस्ड एविडेंस, फील्ड बेस्ड व्हाट वी कॉल एज ए एविडेंस रिसर्च, एंड वो और भी ज़रूरत है. लॉ स्कूल्स में सोशल साइंस रिसर्च, इकोनॉमिक रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, तो ये हम सीखना है. एंड सो दिस स्टिल वी हैव टू डेवलप मोर इंटरेस्ट इन द रिसर्च एंड पब्लिकेशन भी ज़्यादा करना है. NLU Delhi fortunately has developed as a real research based university. जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा. और अगर हम ये कहें कि एक लॉ कोर्स करने के लिए इंस्टीट्यूट का नाम बहुत अहम होता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करना कितना अहमियत रखता है? वो आजकल ज़माना में हम बोलते हैं ब्रांड नेम. ब्रांड नेम तो ज़रूर है, ज़रूरत चाहिए. वो IIT में किया, IIM में किया, NLUs में किया, सो ब्रांड नेम इज़ इम्पॉर्टेंट, वो यूज़फुल है. बट ब्रांड नेम, अदर देन ब्रांड नेम आल्सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है. दिल्ली यूनिवर्सिटी 3-year LLB वन ऑफ द बेस्ट, सो वो भी अच्छा है. जहाँ भी है, विदाउट द ब्रांड नेम आल्सो, इफ स्टूडेंट्स विल डू हार्ड वर्क and if they perform well, definitely I think they will come up in the profession. But I agree with you that brand name is also sometimes really count, but only with the brand name you will not be able to achieve. सर, अब हम आपसे आखिरी सवाल यही करना चाहेंगे कि जो यूथ, खासतौर से जो यूथ लॉ पढ़ना चाहता है, उसको आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? Excellence, I think कहाँ भी compromise नहीं करना. That is what we have learned. My mentor, Professor N.R. Madhav Menon, who was the founder of the National Law School movement, बहुत hard task master थे. Morning 9 to 5, university, college, also college. No Saturday, no Sunday, 5 years ऐसे midnight 12 बजे तक. उस समय तो ओनली टेक्स्ट बुक होता है, लाइब्रेरी में बैठो. लाइक इफ़ यू रीड अम्बेडकर, अम्बेडकर इतना बड़ा आदमी कैसे हो गया? When he was studying in the UK, US, he was the last person to come out of the library
लाइब्रेरी क्लोज करने वाले देखते हैं, अंबेडकर जी आप कब जा रहा है तो हम बंद करना है. That is what is excellence, and there is no substitute to hard work in life. ये दोनों along with that sincerity, honesty, character, integrity is very important. Then you achieve. एक ही बार हम ला बन गया, बड़ा कार चाहिए, बड़ा बिल्डिंग चाहिए, वो तो एस्पिरेशन होता है, बट उसके लिए तो हार्ड वर्क चाहिए, एक्सेलेंस चाहिए. एज आई सेड, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, एंड देन यू अचीव. ऑफ कोर्स अगर नॉट नाउ, nobody can stop you if you have a skill, if you have that energies, if you are capabilities. I think that's my message. I think read well, do well, and be a good human being. Not only liar, liar तो है, liar कैसा कि अच्छा इंसान भी चाहिए. सर, आपने लॉ पर, लॉयर्स पर और लॉ की अलग अलग फील्ड्स पर हमें इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैंने लॉ इसीलिए चुना है क्योंकि ये इतना ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है. हर चीज़ के पीछे एक लॉ होता है, भले वो क्रिमिनल लॉ हो या कंपनी लॉ हो. देयर इज़ अ लॉ बिहाइंड एवरीथिंग. और लॉ एंड ऑर्डर के बिना सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, एंड दैट इज़ व्हाट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स लॉ. तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में जानकारी देते हैं. तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कहां कहां इस वक्त आप नौकरियां हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं. तो ये तो रहेगी आपके मुस्तकबिल की बात. अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कामयाब हिंदुस्तान. कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज हम जिस मशहूर हस्ती से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो हैं मशहूर साइंसदां प्रोफेसर गगनदीप कांग. तो आइए जानते हैं प्रोफेसर गगनदीप कांग के कामयाब सफर के बारे में. दुनिया को अपने तहकीकी फन से मुस्तफीद करने वाली अहम खातून साइंसदानों में एक अहम नाम है डॉक्टर गगनदीप कांग का. डॉक्टर गगनदीप कांग की पैदाइश 3 नवंबर 1962 को शिमला में हुई. शुरुआत से ही डॉक्टर कांग को बायोलॉजी, मेडिसिन और हिस्ट्री से खास लगाव था. स्कूली तालीम हासिल करने के बाद 1987 में उन्होंने CMC वेल्लोर से MBBS किया. बादशाह कांग एम्स सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज में जूनियर हाउस सर्जन बन गईं. MBBS और PG करने के बाद भी गगनदीप अपने काम से मुतमईन नहीं थीं. वो सिर्फ एक मरीज का इलाज नहीं करना चाहती थीं, बल्कि उनका दिल पब्लिक हेल्थ में रिसर्च करके लाखों लोगों की मदद करने का था. इसलिए उन्होंने अपनी PhD का मौजू डायरिया चुना, जिससे आइंदा नस्लों यानी बच्चों की जिंदगी में एक नई रोशनी लाई जा सके. बच्चों में सूजन, दस्त और गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बीमारी पैदा करने वाले रोटा वायरस पर कांग ने आगे अपना पूरा ध्यान मरकूज कर दिया और साथ ही वो ये भी समझना चाहती थी कि इसका हिंदुस्तानी बच्चों और सेहत आमा पर क्या असर पड़ता है. इसलिए 1998 में PhD के बाद वो रोटा वायरस की अलामाती तफसीर का मुताला करने के लिए रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट से रुकनियत हासिल करने के बाद UK चली गयी. डॉक्टर कांग ने दवा तैयार करने के लिए एक गांव से सैंपल इकट्ठे किए और रिसर्च की.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वैक्सीन ट्रायल में उनकी बनाई गई ड्रग कामयाब रही। डायरिया को रोकने के लिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब कई मुल्कों में किया जा रहा है। उनकी सलाहियत और तहकीक के एतराफ का ही नतीजा है कि डॉक्टर कांग रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाली हिंदुस्तान की पहली खातून बन गई हैं। वो फेलो रॉयल सोसाइटी FRS की 358 साल तारीख में चुनी जाने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून साइंसदां हैं। लाफानी काबिलियत और साइंसी शोबों में खिदमात के लिए इन्फोसिस एजाज के साथ साथ डॉक्टर गगनदीप कांग को 2006 में हुकूमत हिंद की तरफ से वुमेन बायोसाइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला। 2010 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की फेलोशिप, 2011 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, 2013 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की फेलो चुने जाने के अलावा डॉक्टर कांग अब तक कई एजाजात हासिल कर चुकी हैं। उम्मीद है लॉ यानी कानून पर आपको हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए करियर ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम?